नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाई का रूटीन बनाए रखे हुए हैं। अगर पढ़ाई की रूटीन की बात करें तो रेगुलर अपनी पढ़ाई, देखो रूटीन का मतलब होता है कि रेगुलर पढ़ाई करें, यानी हर रोज कम से कम अपने को चाहे बेशक 5 घंटा पढ़ना पड़े लेकिन रेगुलरिटी बनाए रखे, वही पढ़ाई काम की बात होती है। देखो एक दिन 10 घंटे पढ़ाई कर ली, एक दिन एक किताबें नहीं खोली तो वो पढ़ाई कोई काम की बात नहीं रहती। अगर अपने पढ़ाई की बात करें तो रेगुलर पढ़ाई करनी सबसे बेस्ट रहती है। लगातार 12 महीने कोई बच्चा पढ़ाई करता है, जो रूटीन के हिसाब से, रेगुलरिटी के हिसाब से अपनी पढ़ाई बनाए रखता है, तो वो पढ़ाई सबसे बेस्ट और उस पढ़ाई का परिणाम भी आता है, रिजल्ट भी निकलता है। अगर देखो सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन जो होता है वो रेगुलरिटी के हिसाब से, और 1-2 महीने पढ़ाई करने वालों बच्चों का सिलेक्शन असंभव है, इम्पॉसिबल है। काफ़ी हद तक पढ़ाई करनी पड़ती है, यानी कम से कम 5-6 महीने अपनी रेगुलरिटी के हिसाब से कोई बच्चा पढ़ाई करता है, जो जुनून और अपने लगन और स्वभाव के साथ और अच्छे कंसेप्ट से। मोस्टली बात होती है कि कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट की बात करें, कोई एक बच्चा पढ़ाई करता है, वो अगर उसको ये नहीं पता है या फिर वो डायरेक्शन नहीं पहचान पाता है कि कौन से कंसेप्ट ज़्यादा आते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम दिया करो, यानी अगर अपने को सेंटर लेवल की तैयारी करनी है, अपने को सेंटर के कंसेप्ट पढ़ने हैं, तो सेंटर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं वो टोटली एग्जाम दे के आया करो, जिससे तजुर्बा, नॉलेज या एक्सपीरियंस बढ़ता है कि कौन से कंसेप्ट से कौन से क्वेश्चन आते हैं, और उसी से आप टीचर की पहचान कर सकते हो। टीचर की पहचान से रिलेटेड बात यह है कि अगर जैसे आज के कंसेप्ट की बात करें तो आज के कंसेप्ट जीके से रिलेटेड आपको काफ़ी ऐसे यूट्यूबर मिल जाएंगे, यूट्यूब पे टीचर मिल जाएंगे जो आपको जीके वगैरह का कंसेप्ट करवाते हैं। लेकिन कंसेप्ट से ज़्यादा मोस्टली चीज़ होती है कि कौन सा कंसेप्ट अपने काम का है, या फिर कौन सा कंसेप्ट ऐसा है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब अगर एग्जाम से कंसेप्ट की बात करें तो वो आप कैसे पहचान पाओगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके इतने ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना सीखो बच्चों। रेगुलर जितने भी, जैसे अभी वैकेंसी चल रही है एनटीपीसी की, अभी एनटीपीसी की 17 या 18 तारीख लास्ट है, वो फॉर्म सभी बच्चों को अप्लाई करना चाहिए। वो फॉर्म जो है वो 2 क्वालिफिकेशन पर आधारित था। 12th बेस पे भी कुछ वैकेंसियां हैं उसके अंदर, और कुछ वैकेंसियां उसके अंदर ग्रेजुएशन लेवल की भी है। तो जो बच्चा 12th के लिए क्वालिफाई है वो बच्चा 12th का फॉर्म अप्लाई करे, और जो बच्चा ग्रेजुएशन के लिए क्वालिफाई है, ग्रेजुएट किया हुआ बच्चा है, तो उसे दोनों फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, 12th और ग्रेजुएट लेवल के। उसके बाद बात करें रेलवे डी ग्रुप की, तो अभी रेलवे डी ग्रुप की चर्चाएं चल रही थी। 17 नवंबर को एग्जाम होना है, लेकिन उस वैकेंसी को डिले किया गया है, उस वैकेंसी को एक बार रोक दिया गया है। 17 नवंबर को एग्जाम नहीं हो पाएगा रेलवे डी ग्रुप का, ये एक बड़ी न्यूज़ है। उसके बाद बात करें कि एग्जाम कब होगा, तो बच्चों नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक इस रेलवे डी ग्रुप की एग्जाम डेट नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अपने को नई एग्जाम डेट या तो नवंबर के लास्ट वीक तक मिलेगी या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक मिलेगी। अब सबसे बड़ी भर्ती की बात करें तो सबसे बड़ी भर्ती अपने पास सेंट्रल एग्जाम के बच्चों के लिए दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम कन्फर्म है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम टाइम पर होना है। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में किसी प्रकार के कोई आगे बढ़ने की, एग्जाम डेट के आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। उसके साथ साथ एसएससी जीडी की बात करें तो बच्चों एसएससी जीडी की भी एक बड़ी वैकेंसी हर साल आती है। अब की बार फॉर्म या वैकेंसी की बात करें तो अच्छे और ज़्यादा पोस्ट पे वैकेंसी करवाई जा सकती है। पीछे के एग्जाम जितने भी हुए हैं उसके हिसाब से अगर अब की बार की बात करें तो 2025 के अंदर एसएससी जीडी एक बड़ा तोहफा स्टूडेंट्स को देने वाली है, जिसमें एक बड़ी वैकेंसी का आयोजन किया जाएगा। एसएससी जीडी की बात करें तो एसएससी जीडी का एग्जाम पैटर्न भी पिछले 2 सालों से चेंज कर रखा है, जिसके अंदर 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम का अभाव रहता है, एसएससी जीडी मेनली 60 मिनट के अंदर टोटल 80 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। अगर एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस या रेलवे डी ग्रुप की बात करें, या फिर अभी जो वैकेंसी चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की एनटीपीसी की, तो इस एनटीपीसी की चर्चा करें तो ये वो एग्जाम है जो आपको काफ़ी हद तक अपनी क्लास से बेस्ट या फिर अपनी क्लास से आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, काफ़ी फायदा मिलने वाला है। उसके साथ साथ मैं स्टेट लेवल की बात करूं तो अपने अगर राजस्थान स्टेट की बात करें तो राजस्थान स्टेट के अंदर आज रिजल्ट राजस्थान पुलिस की टेलीकॉम और राजस्थान पुलिस की ड्राइवरी वैकेंसीज के रिजल्ट्स अनाउंसमेंट कर दिए गए हैं। जबकि जो राजस्थान पुलिस के अंदर कांस्टेबल की बात है, उन कांस्टेबल का रिजल्ट एक बार रोका गया है। 1-2 दिन के अंदर ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ राजस्थान पटवारी का पीछे एग्जाम हुआ था, उसकी भी
रिजल्ट की अनाउंसमेंट हो चुकी है। 10 दिसंबर से पहले पहले राजस्थान पटवारी का रिजल्ट भी आना है, ग्राम सेवक का अभी भी एग्जाम हुआ है। उसके साथ राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की बात करें तो हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम जनवरी के अंदर अंदर होना है। और इसी अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ब्रेनबिट आपके लिए एक 500 क्वेश्चनों की मोस्ट बड़ी एक वीडियो लेके आएंगे, जिसमें जितने भी कल्चर से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन बढ़ते हैं और राजस्थान से क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह रही है। और अगर उस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो पर अभी काम चल रहे हैं, लगभग 500 क्वेश्चनों की आपको एक सीरीज मिलने वाली है। सभी बच्चे जो स्टेट लेवल का एग्जाम या फिर जो राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम देने वाले हैं वो बच्चे वो वीडियो जरूर देखें। उसके साथ साथ मैं बात करूं अगर राजस्थान 4th ग्रेड की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, तो उस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए राजस्थान के अंदर बेरोजगारों के अपने स्टूडेंट्स की सभी की आवाज है, टीचरों की आवाज है कि इस वैकेंसी के लिए ज्यादा से ज्यादा पोस्ट बढ़ाई जाए। अगर बात करें तो 20-22 हजार के आसपास इस वैकेंसी की पोस्ट बढ़ने के पूरे चांसेज है। लगभग 75 से 77 हजार वैकेंसी से रिलेटेड रिजल्ट आने वाला है। तो इसके मेरिट की बात करें तो अगर पोस्टें बढ़ती है तो मेरिट भी थोड़ी कम रहने की संभावना है। अगर इसमें किसी बच्चों का 75 प्लस से चांसेस है या 75 और 80 के आसपास क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं, आंसर की जारी कर दी गई थी, वो बच्चे इसके लिए भी प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स वगैरह की तैयारी करें और बाकी रिजल्ट को वेट किया जाएगा। अगर रिजल्ट की बात करें तो पहले बड़ी वैकेंसी राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो वो रिजल्ट जारी कर दिया जाए, तो जो बच्चे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए या फिर जो बच्चे एवरेज बच्चे माने जाते हैं उनका भी सिलेक्शन होने का चांसेस है। उसके साथ साथ राजस्थान के एसआई की बात करें तो राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती का भी एग्जाम 2026 के अप्रैल महीने में, इन सभी एग्जामों की एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। अब एग्जाम डेट के साथ साथ राजस्थान स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे अच्छे बेस्ट तरीके से अपना स्टेट का जीके है, मैथ रीजनिंग एक्स्ट्रा सिलेबस कवर करते चलो। सेंटर की बात करें तो सेंटर वाले बच्चे भी अपनी खूब मेहनत खूब जी जान से पढ़ाई करो, पढ़ाई करना अपना रूटीन रखो। बाकी अपनी आज की क्लास की बात करें तो अपनी इंडिया जीके से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे थे और इंडिया जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चनों की बात की थी उसमें हमने मोस्टली करंट से या फिर करंट क्या हमने वो क्वेश्चन उठाए हैं जो सेंटर के एग्जाम के लिए करीब साबित होने वाले हैं, अर्थात वो क्वेश्चन उठाए हैं जो क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है या फिर पीछे के किसी ना किसी वैकेंसी के अंदर ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों के इर्द गिर्द के कंसेप्ट के आधार पर अपनी क्लासेस चल रही है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमिक्स या फिर जितने भी स्टैटिक के आंकड़े उनके आधार पर हम क्लासें जारी रख रहे हैं। आज की क्लास की बात करें या फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, तो अगर आज की क्लास की बात करें तो अपने टोटल कितने क्वेश्चन हो चुके थे, अपना जो 45 क्वेश्चनों का वीडियो जारी कर दिया गया। आज अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है अर्थात जो 46 नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि भाई भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया कि गोल गुंबद भारत के किस राज्य में स्थित है, या फिर ऑप्शन बनाए हैं किस शहर में स्थित है। तो ये जो गोल गुंबद इमारत है, ये इमारत 17वीं शताब्दी में निर्मित इमारत है, अर्थात इस इमारत या फिर इस गोल गुंबद का जो निर्माण किया गया था वो 17वीं शताब्दी के आसपास या 17वीं शताब्दी में इस गोल गुंबद का निर्माण करवाया गया था। अगर बात करें ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो ये गुंबद जो है ये भारत के कर्नाटक स्टेट में बीजापुर शहर में स्थित है। अगर बात करें बीजापुर शहर कहाँ स्थित है, तो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित बीजापुर शहर में गोल गुंबद नामक एक इमारत स्थित है। लेकिन साथ साथ में अपने को कंसेप्ट ध्यान रखना है, ये जो बीजापुर शहर कर्नाटक का है, इस शहर का वर्तमान में नाम चेंज किया गया है, नाम बदला गया है। अगर बीजापुर की बात करें तो इसे विजयपुर के नाम से जाना गया, यानी कर्नाटक का जो बीजापुर शहर है जिसका हाल ही में नाम बदल दिया गया, जैसे महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद शहर है उस शहर का नाम बदलकर भी संभाजी नगर कर दिया गया। तो सरकार के द्वारा जो ये नाम बदले गए उसमें बीजापुर का नाम भी आता है। कर्नाटक का ये बीजापुर जो शहर है इसको अब विजयपुर के नाम से जाना जाएगा, जहां पर गोल गुंबद नामक एक इमारत स्थित है। तो अपना जो आंसर रहने वाला है पहले क्वेश्चन का वो आंसर है बीजापुर कर्नाटक का। बाकी जो सिटी है अजमेर, अजमेर अपने भारत के राजस्थान राज्य का स्थित एक शहर है। और अजमेर की बात करें तो अजमेर का एक चर्चित क्वेश्चन बनता है। चर्चित क्वेश्चन ये कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो पशु मेला है,
भारत का सेकंड सबसे बड़ा पशु मेले का आयोजन की बात करें तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेले का आयोजन अजमेर के एक शहर में किया जाता है, जिसको पुष्कर के नाम से जानते हैं। पुष्कर में बढ़ने वाला ये जो मेला है, इस मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन को किया जाता है। अर्थात कार्तिक पूर्णिमा में भारत के जो दूसरे सबसे बड़े पशु मेले का आयोजन किया जाता है वो अजमेर के पुष्कर शहर में किया जाता है। और अभी हाल ही में राजस्थान की एक वैकेंसी ग्राम सेवक में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, अगर भारत के सबसे बड़े पशु मेले की बात करें तो अपने भारत का जो सबसे बड़े पशु मेले का आयोजन, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, तो भारत का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो सोनपुर में आयोजित किया जाता है। और ये सोनपुर जो स्थान स्थित है ये भारत के बिहार राज्य में स्थित है। अर्थात सोनपुर बिहार में बढ़ने वाला जो मेला है वो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, जबकि राजस्थान के पुष्कर में आयोजित होने वाला दूसरा भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर अजमेर में आयोजित किया जाता है। तो अपना जो गोल गुंबद नामक जो इमारत है जो 17वीं शताब्दी के अंदर निर्माण किया गया था, वो इमारत बीजापुर अर्थात विजयपुर कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो अंतरराष्ट्रीय कंसेप्ट भी पूछे जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय कंसेप्ट में महाद्वीप और महासागरों से रिलेटेड काफी क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन महाद्वीप से उठाया है। अगर पूछे साउथ अमेरिका कि दक्षिण अमेरिका जो साउथ अमेरिका है उस महाद्वीप में कुल देश कितने हैं, अपना जो जैसे एशिया महाद्वीप है, लगभग एशिया महाद्वीप भारत विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसके अंदर 52 देश स्थित हैं। वैसे अगर बात करें कि साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, तो बच्चों देखो महाद्वीप से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान रखना है कि अगर पूछे महाद्वीप टोटल है कितने, यानी महाद्वीपों की संख्या बताओ, तो जो महाद्वीप हैं उनकी संख्या टोटल 7 है। और वो 7 महाद्वीप ध्यान भी रखने हैं। अगर बात करें 7 कौन से महाद्वीप हैं, तो एशिया महाद्वीप है जो सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से, अर्थात सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो एशिया महाद्वीप है। उसके बाद सेकंड बात करें तो यूरोप महाद्वीप है। उसके बाद थर्ड महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद नंबर 4 महाद्वीप है अंटार्कटिका करके। उसके बाद नंबर 5 महाद्वीप की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, और उसके बाद नाम आता है दक्षिणी अमेरिका का, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और उसके बाद सबसे छोटा महाद्वीप जिसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अर्थात विश्व में ये 7 महाद्वीप स्थित हैं। इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसे कंगारुओं की भूमि कहा जाता है। यानी अब बात करें साउथ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, तो इसी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। जैसे अपने एशिया महाद्वीप के अंदर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, या फिर जो हिमालय पर्वतमाला है ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है। वैसे अगर पूछा जाए साउथ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला को या पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है, तो बच्चों ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। ध्यान रखना है इस पर्वत श्रृंखला को एंडीज पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। अर्थात साउथ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी जो पर्वतमाला है उसे एंडीज पर्वतमाला का नाम दिया गया है। अगर बात करें इसी साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर एक झील स्थित है, वो भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछे टिटिकाका नामक झील कहाँ स्थित है, तो साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित वेनेजुएला देश के अंदर स्थित झील है जिसे टिटिकाका झील के नाम से जानते हैं। तो एंडीज पर्वतमाला या फिर एक ज्वालामुखी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछे दक्षिणी महाद्वीप या फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर कौन सी ज्वालामुखी पाई जाती है, तो एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी जिसे माउंट कोटोपैक्सी के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है, तो दोस्तों अपना जो आंसर रहने वाला है वो साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित ज्वालामुखी है जिसे माउंट कोटोपैक्सी के नाम से जानते हैं। और इसी अमेरिका साउथ अमेरिका महाद्वीप का अगर सबसे छोटे देश की बात करें तो इसका जो सबसे छोटा देश है उस देश का नाम सूरीनाम है। और इसी सूरीनाम देश की ऑफिशियल लैंग्वेज या आधिकारिक जो भाषा है वो डच भाषा है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ से अपना एक मोस्टली करंट का क्वेश्चन बनता है। अगर पूछे कि जून 2023 के अंदर भारत के किस
अधिकारी ने इस सूरीनाम देश की विदेशी यात्रा करी थी। तो जून 2025 के अंदर अपने देश की राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है, उन्होंने आधिकारिक यात्रा करी थी सूरीनाम देश की। और अगर बात करें, अगर 2024 से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि 2024 में कौन सा व्यक्ति, भारत का कौन सा अधिकारी विदेश यात्रा पर रहा था जो सूरीनाम देश की यात्रा की थी, तो एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, इन्होंने दौरा किया था 2024 के अंदर सूरीनाम देश का, जो साउथ अमेरिका का सबसे छोटा देश है। तो सूरीनाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी साउथ अमेरिका महाद्वीप से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद बात करें कि साउथ अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश स्थित हैं, तो इस महाद्वीप के अंदर टोटल देशों की जो संख्या है वो 12 देश, अर्थात 12 देशों का एक ग्रुप है जिसे साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर शामिल कर रखा है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपना 48 नंबर जो क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन है कि गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है। देखो, ज्योग्राफी की बात करें तो नदियों से रिलेटेड, भौतिक प्रदेश से रिलेटेड या पठारी भाग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मिट्टियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, या फिर मिनरल्स, खनिज से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा खनिज किस स्टेट में पाया जाता है। जैसे पन्ना की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक का कोलार अट्टी क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है, या फिर उड़ीसा का मयूरभंज क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है। ये ज्योग्राफिकल के वो मोस्ट क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब गंगा नदी से 50-40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यानी अगर गंगा नदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो इस स्लाइड से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर गंगा नदी की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे पहला क्वेश्चन हुआ भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ध्यान रखना है भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो गंगा नदी है। अगर लंबाई की बात करें तो इस नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, अर्थात 2525 किलोमीटर लंबी भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो नदी गंगा नदी है। अगर इसका बहाव क्षेत्र देखें तो इसका जो बहाव क्षेत्र है वो 8,61,401 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात इसका बहाव जो क्षेत्र है वो 8,61,401 वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद बात करें कि इस गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो बच्चों ध्यान रखना है ये अपनी नेशनल रिवर जो घोषित की जाती है वो सन 2008 के अंदर घोषित की जाती है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट गंगा नदी से रिलेटेड तो इस गंगा नदी का विस्तार भारत के कितने राज्यों में, अगर पूछा जाए कि इसका विस्तार भारत के कितने स्टेट में है तो ये गंगा नदी कुल 5 राज्यों में फैली हुई है, जिसके अंदर सबसे पहले उत्तराखंड स्टेट का नाम आता है। उसके बाद सेकंड स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। उसके बाद पटना के आसपास बिहार राज्य में प्रवेश करती है। उसके बाद कुछ भाग झारखंड को स्पर्श करती हुई और ये भारत के अंतिम राज्य पश्चिमी बंगाल राज्य में प्रवेश करती है। अर्थात ये वो भारत के 5 राज्य हैं जहां से गंगा नदी बहती है, गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो इन 5 स्टेटों से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। अगर इससे आगे बात करें कि इस गंगा नदी का कितने देशों में विस्तार है तो ध्यान रखना है गंगा नदी कुल 2 देशों में बहती है। अपने भारत से निकलकर बांग्लादेश में जाने वाली नदी है गंगा नदी। और उसके बाद अगर बात करें कि इस नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं तो इस नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। और उसके बाद बात करें कि इसका अंतिम स्थान कौन सा है तो इसका अंतिम जो स्थान है वो है बंगाल की खाड़ी, अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है गंगा नदी, जो भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की नेशनल रिवर का दर्जा दे रखा है, जिसे नवंबर 2008 के अंदर भारत की राष्ट्रीय नदी स्वीकार किया गया। वो भारत के 5 राज्यों में फैली हुई है। उसके बाद गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी जिस स्थान से निकलती है, जिस स्थान से गंगा नदी का उद्गम होता है उस स्थान पर गंगा नदी को गंगा नदी के नाम से नहीं जानते हैं। अर्थात जहां से नदी का उद्गम होता है उस जगह इस नदी को गंगा नहीं कहा जाता है। देखो, उत्तराखंड के अंदर एक स्थान स्थित है जिस स्थान को गंगोत्री के नाम से जानते हैं। अगर गंगोत्री की बात करें तो गंगोत्री जो जगह पड़ती है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय पर्वतमाला श्रेणी के अंदर एक भाग है जिसे गंगोत्री कहा जाता है। और इसी गंगोत्री नामक स्थान से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है भागीरथी नदी। अर्थात
अर्थात गंगा जो नदी है वो उद्गम स्थान पर भागीरथी नदी कहलाती है। उसके बाद इसी उत्तराखंड राज्य से एक और नदी निकलती है, उस नदी की बात करें तो उस नदी को कहा जाता है अलकनंदा नदी। यानी उत्तराखंड से दो बड़ी नदियां अलकनंदा और भागीरथी नदी के नाम से उद्गम होता है, अर्थात दोनों नदियां उत्तराखंड राज्य से निकलती हैं। और उसके बाद उत्तराखंड का एक स्थान है जिस स्थान को कहा जाता है देवप्रयाग। इसी देवप्रयाग जगह पर दोनों नदियां मतलब भागीरथी और अलकनंदी नदियां दोनों संयुक्त एक हो जाती हैं, और एक होने के बाद जो आगे बहती है तब इसे गंगा के नाम से जानते हैं। अर्थात अगर पूछा जाए गंगा जो नदी है उसको गंगा नदी कहा जाता है, तो गंगा नदी को पहली बार गंगा नदी के नाम से जाना जाता है देवप्रयाग उत्तराखंड में। और अगर पूछा जाए किन दो नदियों से मिलकर गंगा नदी का निर्माण होता है, तो भागीरथी और अलकनंदा नदियां जो हैं वो दोनों जो ही एक संयुक्त धारा एक साथ जो बहना शुरू करती है तब इसे गंगा के नाम से जानते हैं। और ये उत्तराखंड के स्थान है देवप्रयाग। तो यहाँ से भी ध्यान रखना अपने कि कौन सी दो नदियों को मिलकर गंगा के नाम से जानते हैं, किस स्थान पर गंगा नदी को पहली बार गंगा कहा गया, या फिर गंगा नदी को बांग्लादेश के अंदर किस नाम से जानते हैं। ये भी कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है। अर्थात जैसे इस नदी को गंगा नदी कहा जाता है तो गंगा नदी जो गंगा के नाम से जानी जाती है उसके अंदर गिरने वाली जो पहली नदी है वो नदी कौन सी है। तो सबसे पहली जो सहायक नदी है उस नदी को रामगंगा के नाम से जानते हैं। अर्थात जो रामगंगा नदी है वो गंगा नदी की पहली सहायक नदी है। तो अपना जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन सी है। लेकिन क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ गंगा के अंदर अंतिम सहायक नदी कौन सी गिरती है। अर्थात पहली जो सहायक नदी है वो तो रामगंगा नदी हो गई, लेकिन अगर पूछा जाए कि अंतिम गंगा में गिरने वाली सहायक नदी बताओ या फिर अंतिम गंगा की सहायक नदी बताओ, तो जो आखिरी गंगा की सहायक नदी है उसे महानंदा कहा जाता है। अर्थात महानंदा अंतिम सहायक नदी हुई और रामगंगा नाम से गंगा की प्रथम सहायक नदी हुई। वैसे गंगा की काफी नदियां सहायक है। अगर बात करें कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है, तो गंगा जो नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी को यमुना नदी कहा जाता है। यानी यमुना नदी से क्वेश्चन पूछेगा तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो यमुना नदी है, जिसका उद्गम उत्तराखंड राज्य से ही होता है। 1380 किलोमीटर बहने के बाद यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नामक स्थान पर अपना पानी गंगा में डालती है और यह सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई गंगा की भी, और यह भारत की भी सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई। और इसी यमुना के ऊपर अपने भारत की राजधानी दिल्ली शहर बसा हुआ है। चंडीगढ़ पुलिस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि ऐसी कौन सी नदी है जिसके कारण दिल्ली में बाढ़ आने का चांसेस है, अर्थात दिल्ली को डूबने का खतरा है किस नदी के कारण। तो अपना आंसर जो रहा था वो यमुना नदी रहा था, क्योंकि यमुना नदी बंदरपूछ की पहाड़ियों से निकलती है और ये पहाड़ी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और इन उत्तराखंड राज्य में भारी बारिश होती है तो यमुना नदी का पानी ओवरफ्लो होता है और उसके बाद यमुना नदी धरातल या फिर ढलाव क्षेत्र में आके दिल्ली रुकती है। अगर दिल्ली की बात करें तो टोटली पानी दिल्ली में जमा होने के कारण यमुना नदी पर जल स्तर बढ़ने के कारण दिल्ली में डूबने का या दिल्ली में तूफान या फिर दिल्ली के अंदर बाढ़ आने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो यमुना दिल्ली गंगा की सहायक की नदी है। उसके बाद और गंगा की सहायक की बात करें तो एक गंगा की सहायक नदी है जिसे गोमती नदी कहा जाता है। गंगा की सहायक नदी है जिस नदी को गोमती नदी के नाम से जानते हैं। अब गोमती नदी से अगर गंगा से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो क्वेश्चन ये रहने वाला है कि भाई समतल भूमि या फिर मध्य का क्षेत्र कि भारत के समतल भाग से निकलकर अगर गंगा में कोई नदी गिरती है निकलकर गंगा की सहायक नदी बताओ। अर्थात क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा अगला कि जितनी भी गंगा की नदियां हैं वो नदियां पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर आकर गंगा में पानी डालती है, लेकिन एकमात्र ऐसी सहायक नदी है गंगा की जिसका उद्गम जो होता है वो समतल भाग या फिर मैदानी क्षेत्र से होता है। अर्थात मैदानी भाग से निकल कर गंगा में गिरने वाली एकमात्र सहायक नदी बताओ, तो अपना आंसर रहने वाला है गोमती नदी। और इसी गोमती नदी पर लखनऊ शहर भी बसा हुआ है बच्चों। तो गोमती नदी से रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान रखना है। यमुना नदी महानंदा करके नदी है या फिर रामगंगा जो नदी है वो पहली सहायक नदी है। वैसे अगर पूछा जाए गंगा की कौन सी सहायक नदी है, तो अगर गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो गंगा नदियों में जो गंगा की जो सहायक नदी है उनमें नदियों का नाम आता है यमुना करके
करके यमुना गंगा की सहायक, सोन नदी भी गंगा की सहायक है, दामोदर नदी भी गंगा की सहायक है, काली नदी जिसे शारदा या फिर सरयू के नाम से जानते हैं वो भी गंगा नदी की सहायक है। और इसी सरयू के ऊपर उत्तर प्रदेश का अयोध्या शहर भी बसा हुआ है। उसके बाद बात करें तो घाघरा नदी भी गंगा की सहायक है। उसके बाद बात करें तो गंडक नदी भी गंगा की सहायक है। उसके बाद बात करें तो चंबल नदी भी गंगा की सहायक है। उसके बाद बात करें चंबल, गंडक, घाघरा, उसके बाद बात करें तो गोमती नदी भी गंगा की सहायक है। अर्थात अगर सहायक नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रखना है गंगा की सहायक नदियां जो हैं वो है यमुना, सोन, दामोदर, काली, घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती, चंबल। यमुना को सुनो कालो घाघरो, गंडका कोस्यो, याद रख लेना ये चीज, यमुना को सुनो कालो घाघरो, यानी यमुना, सोन, दामोदर, काली, घाघरा, गंडक, कोसी, सरयू, गोमती, चंबल, ये जितनी भी नदियां हैं ये गंगा की सहायक नदियां। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी पर कौन से शहर बसे हुए। अगर इसी गंगा नदी की बात करें तो इस गंगा नदी पर जितने शहर बसे हुए उन शहरों की बात करें तो सबसे पहला शहर आता है उत्तराखंड का ऋषिकेश। उसके बाद सेकंड शहर आता है देवप्रयाग। उसके बाद थर्ड जो शहर आता है वो शहर है हरिद्वार। देखो हरिद्वार घूम के आया करो, हरिद्वार घूमने की जगह। अगर हरिद्वार जिंदे जी घूम के नहीं आए तो आप मटके के अंदर जाओगे हरिद्वार में, तो हरिद्वार एक बार आपके जीवन में जाना जरूरी है। ये जो हरिद्वार शहर है गंगा नदी के किनारे एक भारत की धार्मिक स्थल है, धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद बात करें तो कानपुर शहर उत्तर प्रदेश का है, वो भी गंगा नदी पर स्थित है। प्रयागराज की बात करें तो ये भी यूपी का गंगा के ऊपर, और बिहार की जो राजधानी है पटना, ये पटना शहर भी गंगा नदी पर बसा शहर है। तो ये वो मोस्टली शहर है जो गंगा नदी पर स्थित या गंगा नदी के किनारे बसे शहर है, जिसमें ऋषिकेश है, देवप्रयाग है, हरिद्वार है, कानपुर है, प्रयागराज है, या फिर बिहार की राजधानी किस नदी पर बसा हुआ है तो बिहार की जो राजधानी है वो भी गंगा नदी पर बसी हुई है। उसके बाद आगे की बात करें तो देखो लास्ट जो स्टेट है गंगा नदी का, यानी आखिरी जो राज्य है वो है पश्चिमी बंगाल स्टेट। इसी पश्चिमी बंगाल स्टेट में गंगा नदी पर एक परियोजना बनी हुई है। अगर उस परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो ध्यान रखना है उस परियोजना को फरक्का परियोजना के नाम से जानते हैं। अगर फरक्का परियोजना की बात करें तो पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित गंगा नदी पर परियोजना है, और इसी परियोजना को पार करने के बाद गंगा नदी जो है वो कुल 2 धाराओं में बहने शुरू हो जाती है, 2 भागों में बट जाती है। एक भाग तो इसका बांग्लादेश में चला जाता है जिसे पद्मा का नाम दिया गया बांग्लादेश के द्वारा, और एक जो भाग है वो अपने भारत में ही विस्तृत है जिसे हुगली नदी के नाम से जानते हैं। अर्थात अगर पूछा जाए कि हुगली जो नदी है वो किस नदी की सहायक है या किस नदी से अलग होती है तो गंगा से अलग होने वाली एक नदी है जिसे हुगली नदी कहा जाता है। और इसी हुगली नदी पर पश्चिमी बंगाल का कोलकाता शहर बसा हुआ है। यानी कोलकाता की बात करें तो कोलकाता जो वेस्ट बंगाल का शहर है ये गंगा से अलग होने वाली एक नदी है जिसे हुगली नदी कहा जाता है। इसी हुगली नदी पर बसा शहर है तो कोलकाता ध्यान रखना है। उसके बाद जो गंगा के ऊपर बसे हुए जितने शहर वो भी ध्यान रखने हैं, और खास करके ध्यान रखना है दिल्ली। दिल्ली अगर बात करें तो दिल्ली जो शहर है वो यमुना नदी पर बसा हुआ शहर। अगर गंगा नदी से रिलेटेड ऐसे गंगा के साथ साथ आगे आने वाली जितनी भी क्लासें हैं उन क्लासों में जो मोस्टली नदी है जिनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन हर एक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर बाय द वे गंगा नदी से रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ता है तो इन क्वेश्चनों से बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। गंगा नदी के टोटली क्वेश्चन बच्चों ढंग से दोस्तों रिवाइज करो कि गंगा नदी जो है वो उसकी लंबाई लेंथ कितनी है, उसका बहाव क्षेत्र कितना है, कितने स्टेट के अंदर है, कितने देश के अंदर है। उसके बाद जो गंगा नदी है वो बांग्लादेश में जाती है तो उसे किस नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में तो गंगा को पद्मा कहा जाता है। इस साइड से एक भारत की एक बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी भी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इस ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र अर्थात पद्मा और जमुना दोनों एक हो जाती हैं, और एक होने के बाद में जो आगे बहती है तब उसे मेघना कहते हैं, और मेघना के नाम से दोनों नदियां जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो लास्ट पॉइंट अगर पूछ ले कि गंगा नदी किस नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो बच्चों अपना जो आंसर रहने वाला है गंगा नदी मेघना के नाम से अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अपना जो 48 नंबर क्वेश्चन था, अर्थात क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा की सबसे पहली सहायक कौन सी है, रामगंगा। अगर पूछा जाए अंतिम सहायक कौन सी है तो अपना आंसर रहने वाला है महानंदा करके। उसके बाद जो 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर जो क्वेश्चन है अपनी क्लास का वो क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था।
अर्थात कि भारत में सबसे पहले कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था, तो सन 1975 की बात है। सन 1975 में भारत सरकार द्वारा भारत का पहला उपग्रह लॉन्च किया जाता है, जिसे आर्यभट्ट के नाम से जाना गया। अर्थात भारत का जो सबसे पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट था। अगर पूछा जाए क्यों भेजा गया, तो वायुमंडल अध्ययन के लिए। वायुमंडल अध्ययन के लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने सन 1975 के अंदर भारत का पहला उपग्रह लॉन्च किया था। तो आर्यभट्ट जो है वो अपना बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद 1979 की बात करें तो भारत सरकार 1979 के अंदर एक और उपग्रह लॉन्च करती है, जिसे भास्कर के नाम से जाना गया। तो भास्कर उपग्रह की बात करें तो 1979 के अंदर लॉन्च किया गया। इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य था कि वायुमंडल व आसमान या वायुमंडल व विकिरणों के अध्ययन के लिए जो इस सैटेलाइट को, इस रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें कि कल्पना नाम से जो एक कल्पना फेस्ट नाम से भी उपग्रह भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया जाता है। कल्पना फेस्ट की बात करें तो ये उपग्रह भारत सरकार ने सन 2002 ईस्वी में लॉन्च किया था, और इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य था मौसम संबंधी जानकारी के लिए। यानी बताओ, मौसम संबंधी जानकारी के लिए, मौसम से रिलेटेड जानकारी के लिए भारत सरकार ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया, तो ध्यान रखना है कल्पना करके जो उपग्रह है जो 2002 के अंदर लॉन्च किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, वो मोस्टली वेदर की, इन्वायरमेंट की, मौसम की जानकारी के लिए लॉन्च किया जाता है। उसके बाद चंद्रयान की बात करें तो चंद्रमा से कुछ नमूने खोजने के लिए, नमूनों की जांच के लिए, नमूनों की खोज के लिए जो उपग्रह लॉन्च किया जाता है वो उपग्रह चंद्रयान करके। तो ये भी ध्यान रखना है। भास्कर जो है वो रिमोट सेंसर उपग्रह था, एक कंसेप्ट ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो आंसर अपना आर्यभट्ट रहने वाला है। लेकिन अगर पूछा जाए भारत का प्रथम रिमोट सेंसर उपग्रह, भारत का प्रथम रिमोट सेंसर उपग्रह कौन सा था, तो बच्चों ध्यान रखना है जो भास्कर 1979 के अंदर भारत सरकार ने लॉन्च किया था, वो भारत का पहला रिमोट सेंसर उपग्रह लॉन्च किया गया था। तो अपना जो भारत का पहला उपग्रह पूछा गया था, तो अर्थात अपना जो आंसर रहने वाला है वो आर्यभट्ट है। अगर पूछा जाए कि भारत का पहला अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति कौन है, तो ध्यान रखना है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति राकेश शर्मा था। जबकि पहली महिला अंतरिक्ष में जाने वाली पूछा जाए तो प्रथम जो महिला थी वो कल्पना चावला थी। अभी पीछे एग्जाम में पूछा गया था कल्पना चावला के विमान का नाम क्या था, तो कोलंबस करके विमान की सहायता से अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला जो बनी थी वो कल्पना चावला बनी थी। तो कल्पना चावला, राकेश शर्मा, जैसे राकेश शर्मा से इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने थे, तब इंदिरा गांधी ने कहा था कि आप राकेश जी, आपको अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखाई दे रहा है, यानी क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतरिक्ष से अपना भारत देखे तो कैसा दिखाई दे रहा है। तब राकेश शर्मा ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मतलब पूरी दुनिया से अच्छा अपना हिंदुस्तान है। तो एक रोंगटे खड़े करने वाला आंसर आया था राकेश शर्मा जी की तरफ से। तो अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला भारतीय था उनका नाम राकेश शर्मा है। उसके बाद आगे की बात करें, उत्तरी पूर्वी मानसून, देखो एक तो होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, उसको तो हम बोलते हैं मानसून। एक है उत्तर पूर्वी दिशा से मानसून में सबसे अधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होती है। अब इस उत्तरी पूर्वी मानसून को शीतकालीन वर्षा बोलते हैं। शीतकालीन वर्षा कहा जाता है उत्तरी पूर्वी मानसून को, क्योंकि ये सर्दियों में जो होने वाली है वो वर्षा उत्तरी पूर्वी दिशा से, भारत की उत्तर और पूर्वी दिशा से जो मानसून आती है वो शीतकालीन वर्षा कहलाती है। और ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीनों के बीच होने वाली जो वर्षा है वो उत्तर पूर्वी दिशा से, अर्थात शीतकालीन मानसून, या फिर इसी बारिश को बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। तो अगर पूछा जाए कि बताओ लौटता हुआ जो मानसून है वो भारत की कौन सी दिशा से आता है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, लौटता हुआ मानसून भारत की उत्तर पूर्वी दिशा से होने वाली वर्षा को कहा जाता है। जो सर्दियों में अभी का जो टाइम है अक्टूबर और दिसंबर के आसपास जो बारिश होती है, जो बेस्ट रहती है जमींदारों के लिए, किसानों के लिए, रबी की फसल के लिए, उस मानसून को लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। और ये लौटता हुआ मानसून जो है, अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वर्षा कहां करता है, तो देखो वर्षा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई सबसे ज्यादा कौन से तट पर वर्षा करता है, तो बच्चों ध्यान रखना है पूर्वी तट पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और पूर्वी तट के कौन से हिस्से पर सबसे ज्यादा
वर्षा होती है, तो अपना आंसर रहने वाला है कोरोमंडल तट। यानी कोरोमंडल जो तट है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र, उस भाग में सबसे ज्यादा लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। अर्थात उत्तर पूर्वी दिशा से जो बारिश आती है उससे सबसे ज्यादा बारिश होने वाला क्षेत्र पूछे तो पूर्वी तट या कोरोमंडल तट है। लेकिन अगर अपने अपने क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, जो क्वेश्चन है स्लाइड के अंदर, कि भाई सबसे ज्यादा वर्षा कौन से स्टेट के अंदर होती है, तो अपना आंसर रहने वाला है भारत का दक्षिणी राज्य अर्थात तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। ये तमिलनाडु जो स्टेट है ये भारत के दक्षिणी दिशा में स्थित स्टेट है। उसके बाद देखो, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा यानी भगवान शिव की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति किस स्थान पर स्थित है। यानी अगर पूछे जाए कि बताओ स्टेच्यू ऑफ बिलीफ, स्टेच्यू ऑफ बिलीफ के नाम से जो स्टेच्यू बनी हुई है, जिसे कहा जाता है विश्वास स्वरूप प्रतीक, विश्वास स्वरूप प्रतीक के नाम से जानते हैं, ये भगवान शिव की सबसे बड़ी मूर्ति है विश्व की। और ये मूर्ति कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना है ये मूर्ति है नाथ द्वारा के अंदर, जो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। अर्थात राजसमंद राजस्थान के अंदर स्थित भगवान शिव की सबसे बड़ी जो मूर्ति है, उस मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ बिलीफ या फिर विश्वास स्वरूपम के नाम से जानते हैं, जो नाथ द्वारा राजसमंद की स्थित है। तो अपना जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन डी अर्थात नाथ द्वारा। उसके बाद जैसे स्टेच्यू, काफी स्टेच्यू बने हुए हैं, अगर पूछा जाए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सबसे बड़ी मूर्ति है उसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना है स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी जो स्थित है वो स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है वो आदि शंकराचार्य की मूर्ति, जो वैष्णव धर्म से रिलेटेड थे। आदि शंकराचार्य की मूर्ति है, जो वैष्णव धर्म के बड़े संत थे, उनकी मूर्ति है। और अगर पूछा जाए स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है, तो अपना आंसर रहने वाला है हैदराबाद अर्थात आंध्र प्रदेश। तो ये कुछ स्टेच्यू, कुछ प्रतीक बने हुए हैं, ध्यान रखना है। अगर पूछे स्टेच्यू ऑफ बिलीफ का संबंध किससे, तो भगवान शिव की सबसे बड़ी जो मूर्ति है उसे स्टेच्यू ऑफ बिलीफ के नाम से जानते हैं। 29 अक्टूबर 2022 को इसका शिलान्यास किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये राजस्थान के नाथ द्वारा शहर में स्थित है, जो राजसमंद जिले का शहर। तो स्टेच्यू से रिलेटेड पर्सन रहने वाले हैं, तो उनमें स्टेच्यू ध्यान रखने हैं। भगवान शिव की सबसे बड़ी मूर्ति पूछे तो राजस्थान के नाथ द्वारा में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डेकनी, फुगदी, सिगमो ये लोक नृत्य है। जैसे लोक नृत्य है चक्री, कंजरी नाम से एक लोक नृत्य है, जैसे चरकुला नाम से एक लोक नृत्य है, जैसे झुम्मर नाम से एक लोक नृत्य है, जैसे लावणी नाम से एक लोक नृत्य है, जैसे पिंडवाणी बार बार पूछा जाता है। देखो पिंडवाणी में क्वेश्चन क्या आता है कि पिंडवाणी की प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम बताओ, तो तिजन देवी। अगर पूछ ले तिजन देवी का संबंध किस लोक नृत्य से है, तो ध्यान रखना है प्रसिद्ध नृत्यांगना है तिजन देवी, जिसका संबंध है पिंडवाणी नृत्य से, और ये छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य। अगर लावणी की बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट का प्रसिद्ध लोक नृत्य। अगर झुम्मर की बात करें तो आसाम का है, और अगर घुम्मर की बात करें तो राजस्थान का लोक नृत्य। ध्यान रखना है झुम्मर पूछे तो आसाम का, और घुम्मर डांस जो है वो राजस्थान की महिलाओं द्वारा किया जाता है। चरकुला जो डांस है वो यूपी का है, और कंजरी और नौटंकी और रासलीला ये भी डांस भारत के किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है, फोक डांस है। तो ध्यान रखना है कंजरी, चरकुला, नौटंकी, रासलीला यूपी के फोक डांस है। जैसे झुम्मर आसाम का है, और फुगड़ी, सिगमो और डेकनी नाम से जो लोक नृत्य हैं उनका संबंध भारत के कौन से स्टेट से रहने वाला है, तो ये भारत के गोवा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे डेकनी, फुगदी या सिगमो के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है। देखो
आरबीआई की बात करें, क्वेश्चन आरबीआई से पूछे जाएंगे किस समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई। तो अगर आरबीआई से रिलेटेड जितने भी मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में अगर बात करें तो इस बैंक को कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है, बैंकर्स ऑफ बैंक के नाम से जानते हैं। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो अगर एक्ट पूछे तो 1934 के अधिनियम की सिफारिश पर, एक्ट 1934 के तहत इस आरबीआई बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। लेकिन उस टाइम आरबीआई का जो हेडक्वार्टर स्थापित किया गया था वो वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर में किया गया था। आज जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर स्थित है। अगर पूछ ले कि भाई मुंबई हेडक्वार्टर कब स्थापित किया गया तो दोस्तों ध्यान रखना है 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर कन्वर्ट करके कोलकाता से मुंबई स्थापित किया गया था। अगर पूछे किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई बैंक की स्थापना की जाती है, अर्थात समिति यंग हिल्टन आयोग है। उसके बाद पूछ ले आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे तो ध्यान रखना है सी डी देशमुख आरबीआई के पहले गवर्नर थे। उसके बाद पहले भारतीय गवर्नर, देखो एक तो ध्यान रखना है प्रथम गवर्नर पूछे तो अपन बोलेंगे ओसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर, लेकिन अगर पूछे पहला भारतीय गवर्नर कौन है तो ध्यान रखना है पहला भारतीय गवर्नर था सी डी देशमुख। और उसके बाद वर्तमान गवर्नर पूछे तो संजीव सक्सेना जो हैं वो 26वें क्रम के आरबीआई के गवर्नर हैं, यानी शक्तिकांत दास के बाद आरबीआई के जो नए गवर्नर बने हैं जिन्होंने तो 2024 के दिसंबर में आरबीआई के गवर्नर का पद ग्रहण किया था वो भारत के आरबीआई ब्रांच के या बैंकर्स ऑफ बैंक या फिर भारत के सबसे बड़े बैंक के गवर्नर 26वें क्रम के। तो अपने पूछा गया कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। राष्ट्रीयकरण का अर्थ हुआ कि इस आरबीआई ब्रांच को अंग्रेजों के टाइम में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुई थी। भारत सरकार ने इस आरबीआई को अपने अंडर में लिया था। वो डेट पूछे तो 1 जनवरी 1949, अर्थात आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। बाकी बैंकों से रिलेटेड इंदिरा गांधी सरकार में बड़े बड़े फैसले लिए गए थे। अगर बात करें 1969 के अंदर 19 जुलाई के कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अर्थात 14 बैंकों को सरकारी बैंकों का दर्जा दिया गया था। और ये बात है 1969 की 19 जुलाई की। अगर बात करें कि 15 अप्रैल 1980 को क्या फैसला लिया जाता है तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 15 अप्रैल 1980 को। और अगर पूछे 1 जुलाई 1955 को कौन से बैंक की स्थापना होती है तो एसबीआई बैंक की जो स्थापना होती है वो 1 जुलाई 1955 को होती है, अर्थात जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा शाखा है, सबसे ज्यादा जो ब्रांच है वो एसबीआई बैंक की है। और इस एसबीआई बैंक की जो स्थापना होती है वो 1 जुलाई 1955 को होती है। तो अपने बैंकों से रिलेटेड कंसेप्ट ध्यान रखने हैं, कौन से बैंक की कब स्थापना की गई और किस बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, भारत में कितने गवर्नमेंट बैंक है। अगर बात करें तो आरबीआई बैंक का शुरुआत में हेडक्वार्टर कहाँ था, आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर रही, इन क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ते चलना हुआ दोस्तों। और उसके साथ साथ आगे की जो क्लास अपनी आगे के कंसेप्ट की बात बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक जितने भी कंसेप्ट किए वो हर रोज रिवाइज करते रहो, ना संडे मनाओ ना मंडे मनाओ, अपने को तो तैयारी करनी है। हर रोज लगभग 7-8 घंटों की अपनी रूटीन बनाते हुए लगातार तैयारी करते हुए चलना है। उन कंसेप्टों को ढंग से रिवाइज करना है, साथ साथ में मैथ्स और रीजनिंग की काफ़ी बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और उन जो रीजनिंग वगैरह के जो सब्जेक्ट हैं उनको टाइम बचाने के लिए शॉर्ट ट्रिक मेथड से या फिर कैलकुलेशन फास्ट करके अपनी तैयारी रखें। सभी बच्चों का हमारी तरफ से पूरा सहयोग है, सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक है, सभी बच्चे अपने अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं। आगे की बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपने जो ये यूट्यूब चैनल है ब्रेन बीट करके, इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।